रात के 4 बजे जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो वो सो चुकी थी। यकीनन वो थकान से इस कदर निढाल थी, उसे जियान के आने का पता तक नहीं चला था। आज उनकी शादी की पहली रात थी, मगर यह शादी आम शादियों जैसी हरगिज नहीं थी। जियान के लिए ये एक भारी रात थी। कहाँ वो शादी में शामिल हुआ था और कहाँ खुद उसकी शादी हो गई। शादी भी उस लड़की से जिसे उसका बस औपचारिक सा नाता था। औपचारिक भी क्या, कहीं आमना-सामना हो जाए तो वह सलाम कर देता था। वालेकुम अस्सलाम करके आगे निकल जाती। अमेरिका से भारत लौटते हुए उसके वहमो-गुमान में भी ये बात नहीं थी कि भारत में क्या होने वाला है उसके साथ। मगर जो होना था वो हो चुका था और वह इस बात पर हरगिज खुश नहीं था। कुछ देर उसे घूरने के बाद वह गहरी सांस लेकर कपड़े बदलने स्नानघर चला गया। वह मानसिक रूप से इस कदर थका हुआ था कि गर्म पानी का फव्वारा लेकर शायद उसे सुकून मिलता। स्नान घर में पानी गिरने की लगातार आती आवाज ने उसे जगा दिया था। जियान यकीनन आ चुका था और वह रसोई में पड़ी थी। वह हड़बड़ा कर उठ बैठी। पता नहीं इतनी परेशानी में उसे नींद कैसे आ गई थी। रुकैया बेगम ठीक कहती थी, वह नींद के मामले में कमजोर थी। किसी भी वक्त कहीं भी सो जाती थी। वह उसका सामना नहीं करना चाह रही थी, मगर इसके सिवा कोई रास्ता भी नहीं था। एक ऐसा इंसान जो चंद दिन पहले ही अमेरिका से आया था और वो उसे जानती तक नहीं थी वह कैसा है। चंद दिनों के आमना-सामना होने से वो हमेशा आरक्षित सा नज़र आया था। अल्लाह! वो गहरी सांस लेकर रह गई। पानी गिरने की आवाज़ रुकी तो उसके साथ उसकी सांस भी मानो रुक गई थी। अब यकीनन वो बाहर आता और वो उससे क्या कहती? इन्हीं सोचों में स्नानघर का दरवाज़ा खोलकर वो कमरे में आया और उसे जागता हुआ देखकर चौंक गया। अस्सलामुअलैकुम, वह इतना ही कह सकी। वालेकुम अस्सलाम, गंभीर लहजे में जवाब देता हुआ वो कुर्सी के सामने आकर बैठा और उनके बीच गहरी खामोशी छा गई। तुम कपड़े बदल लो अपने। जियान ने खामोशी तोड़ी। जी ठीक है, वह बैठी रही। किस कदर सहजहीन स्थिति थी। ये देखो, जो कुछ हो गया वो हो गया। मैं कोशिश करूंगा तुम्हें मुझसे कोई तकलीफ ना हो, मगर मैं अमेरिका में किसी से शादी का वादा करके आया था और यहाँ जो कुछ हुआ वो तुम जानती हो। हम दोनों के साथ जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ कि तुम ये बात स्वीकार कर लो कि तुम मेरे लिए बस एक अतिरिक्त जिम्मेदारी हो और मैं अपनी जिम्मेदारियां निभाना जानता हूँ। तुम्हारी ज़रूरतों का मैं हमेशा ख्याल रखूंगा, मगर इससे ज़्यादा मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। वह बोलता जा रहा था और वह पत्थर की मूरत बनी सुन रही थी। मैं जानती थी ऐसा ही होना था। वह उसे दोष नहीं दे सकती थी, न शिकायत कर सकती थी। मुश्किल वक्त में वह उसके लिए ढाल बना था। कोई ऐसा नहीं कर सकता था। जब सब 2 कदम पीछे हट चुके थे, तब वो 1 कदम आगे आकर उसका हाथ थाम चुका था। मगर फिर भी वह एक लड़की थी और उसके भी अपने सपने थे। जब वो बोल रहा था तो वो कैसे कहती कि मेरे सपनों का क्या? वो बहुत बड़ी कुर्बानी दे चुका था और अब शायद उसके लिए पूरी जिंदगी वो कुर्बानी देती रहेगी, ऐसा ही कुछ था। वह उसे गुड नाइट बोलकर कब का मुंह फेर कर सो चुका था। सोच और आशंकाओं का तूफान था जो उसे परेशान कर रहा था। कुछ भी उसकी जिंदगी में उसकी मर्जी जैसा नहीं हुआ था। वह उसके सोने के कुछ ही देर के बाद वहीं बैठे बैठे सो गई। जियान नींद की गहराई में न जाने कब उसके इतना करीब आ गया था कि उनके शरीर आपस में छू रहे थे। जियान जब हवाई अड्डे से बाहर आया तो ये शहर वैसा ही था जैसा वह छोड़कर गया था। 2 साल का समय बीतने में वक्त ही कितना लगता है। उसे भी एहसास नहीं हुआ था कि कब 2 साल बीत गए। उसने किसी को नहीं बताया था कि वह लौट रहा है। वह सबको चौंकाना चाहता था। टैक्सियों के जरिए वह घर की ओर बढ़ा। गाड़ी जब फारूक हाउस के सामने रुकी तो वह हैरान हुआ। काफी गहमा गहमी थी और सजावट की रोशनी की गई थी। उस पर सबसे पहले नजर शाइस्ता बेगम की पड़ी थी, जो पहले से हैरानी की बुत बनी हुई थी। फिर झपटकर उसे गले लगा लिया। फारूक अहमद, रुकैया बेगम और बाकी सभी उसे देखकर हैरानी और खुशी से भर गए। मुझे बता दिया होता मैं गाड़ी भेज देता। फारूक अहमद ने उसे गले लगाया था। मैं चौंकाना चाहता था डैड। और ये सब क्या हो रहा है? उसका इशारा रोशनी और सजावट की तरफ था। आयत फातिमा की कल हल्दी मेहंदी है ना? रुकैया बेगम ने उसे अपने पास बिठाते हुए बताया था। कौन आयत फातिमा? अरे तेरे छोटे चाचा की बेटी। बाहर जाकर सब कुछ भूल गया? दादी ने उसके सिर पर थपकी मारी थी। जियान वाकई भूल चुका था। याद भी कैसे रहती? वो यहाँ होता तब भी वह कम ही उसके सामने आती थी। फिर कभी फोन पर भी किसी ने उसका जिक्र नहीं किया था। छोड़ो बेटा, जाओ तरोताजा हो जाओ। सफर की थकान होगी। शाइस्ता बेगम ने उसे वहां से उठाया था। मैं तुम्हारे लिए कुर्ता पजामा प्रेस करके भिजवाती हूँ। माँ की बात सुनता वह सिर हिलाते हुए उठा।
और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वह वाकई काफी थकान महसूस कर रहा था। बिस्तर पर पड़ते ही सो गया। उसकी नींद के ख्याल से किसी ने भी उसे तंग नहीं किया था। 3 घंटे की भरपूर नींद लेकर जियान तरोताजा हो गया था। नहाकर वह कमरे से बाहर निकला तो बैठक में बातें करने की आवाजें आ रही थी। यकीनन सब अंदर ही थे। जब वो बैठक में दाखिल हुआ तो सब खामोश हो गए। क्या हुआ? वह हैरानी से बोला। कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। तुम सुनो, थकान उतरी? शाइस्ता बेगम ने बात को घुमाया। हाँ, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। वह पिता के पास बैठते हुए बोला। एक कप कॉफी मिल सकती है? वह माँ से बोला। हाँ, क्यों नहीं बेटा। खाना खाए बिना सो गए? मैं खाना लगवाती हूँ। नहीं मम्मी, सिर्फ एक कप कॉफी चाहिए अभी। उसने माँ को मना किया। शाइस्ता बेगम ने आयत फातिमा को आवाज दी। अस्सलामुअलैकुम। वह बैठक के पास ही थी। जैसे तुरंत ही हाजिर हुई। सलाम यकीनन जियान के लिए ही था। वालेकुम अस्सलाम। जियान ने गौर से उसे देखा था। आयत फातिमा ने सुंदर सा सूती सलवार कमीज और दुपट्टा पहन रखा था, जिसे देखकर कहीं से नहीं लग रहा था कल उसकी मेहंदी थी। एक कप कॉफी बना दो जियान के लिए। जी, मैं बनाकर लाती हूँ। इससे पहले जियान कुछ कहता, शाइस्ता बेगम ने उसे कॉफी बनाने भेज दिया था। मैं उनकी ये फालतू मांग पूरी नहीं कर सकता। कौन सी मांग डैड? वह भी उनकी तरफ ध्यान देते हुए बोला। यार, शादी की बात कर रहे थे। उन्होंने गहरी सांस ली। तो क्या समस्या है डैड? जियान ने पिता से पूछा। अरे बेटा, बस जहाँ आयत की शादी हो रही है, लड़के वाले गाड़ी की मांग कर रहे थे। तो क्या हुआ? दे दीजिए। इतनी परेशानी किस लिए है? बात गाड़ी की नहीं है जियान। पहले इस मुद्दे पर उनसे कोई बात नहीं हुई थी। अगर वह ना भी कहते तो मैं दे देता, मगर उन्होंने मेहंदी से एक दिन पहले गाड़ी की मांग की है, जो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने पहले ही कहा था, ये लोग मुझे कुछ ठीक नहीं लगे। रुकैया बेगम भी आज पहली बार बोल ही पड़ी। कोई बात नहीं दादी, परेशान ना हो। एक गाड़ी की बात है, देने में क्या हर्ज है। जियान ने दादी का हाथ सहलाया था। वैसे लड़का क्या करता है दादी? नौकरी करता है कहीं। दादी ने होंठ भींचे तो जियान फारूक अहमद की तरफ देखने लगा। मुझे इतना ज्ञान नहीं है, तुम्हारी माँ ने ही रिश्ता तय किया है। यकीनन कोई अच्छा काम करता होगा। उन्होंने कंधे उचकाते हुए कहा। अरे बेटा, तुम किस चक्कर में पड़ रहे हो? मैंने रिश्ता देखभाल कर ही किया है। इन सब बातों को छोड़ो, तुम अपनी सुनाओ, कैसे दिन गुजरे? शाइस्ता बेगम ने बात ही बदल दी। इमरान, तुमने लड़के वालों से बच्चों के बारे में बात की? अभी जियान कुछ कहता कि रुकैया बेगम ने फारूक अहमद और इमरान अहमद की तरफ मुखातिब होकर कहा। जियान ने हैरानी से दादी को देखा। क्या मतलब? किसके बच्चे? लड़का पहले से शादीशुदा है, 2 बच्चे भी हैं। रुकैया बेगम ने जियान को जैसे और जानकारी दी। क्या मतलब है? जियान और ज्यादा हैरान हुआ था। 2 बच्चों का पिता है और आयत फातिमा से शादी हो रही है। आयत फातिमा इस दौरान कॉफी लेकर बैठक में दाखिल हुई थी। जियान की बात सुनकर उसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया था। वह काफी देखकर जिस खामोशी से आई थी, उसी खामोशी से वापस चली गई। जियान गहरी सांस लेकर रह गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था यहाँ हो क्या रहा था, जबकि शाइस्ता बेगम पहलू बदलती उठ के जा चुकी थी। तुमने उसे शादी से इनकार क्यों नहीं किया आयत फातिमा? तुम इनकार कर देती, किसी को जरूरत नहीं होती कि तुम पर जबरदस्ती कर सके। रुकैया बेगम आयत फातिमा से सख्त लहजे में बात कर रही थी। जब जियान अपने कमरे से निकल रहा था, उनकी बातें सुनता वह वहीं थम गया। दादी, ये सिलसिला रुकने वाला नहीं था। आज नहीं तो कल किसी ना किसी से शादी तो करनी होगी, फिर चाहे वह कोई भी हो। ऐसे घर के माहौल में तनाव पैदा होने से भला है कि मैं ताई की बात मान लूं। वह उनके घुटनों पर सिर रखे बोल रही थी। मगर इतनी जल्दी तो नहीं थी। अभी सिर्फ 19 साल की हो और तुमने कहा था तुम पढ़ाई पूरी करना चाहती हो। कोई बात नहीं दादी, मैं प्राइवेट पढ़ाई कर लूंगी, इसमें कोई समस्या नहीं है। आयत फातिमा की थकी हुई आवाज से जियान को महसूस हुआ था कि वह उस शादी पर खुश नहीं थी, या फिर इतनी जल्दी शादी से खुश नहीं थी। वह नीचे आया तो माँ को टीवी देखता हुआ पाया। मम्मी, वैसे ये आयत फातिमा की शादी इतनी जल्दी करने की भी क्या जरूरत थी? वह सरसरी अंदाज में पूछ रहा था। क्यों? क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या? उनके कान खड़े हुए। अरे नहीं मम्मी, वैसे ही विदेश में काफी देर से शादियों का रिवाज है, इसलिए बस दिमाग में आया। बेटा, वहाँ और यहाँ में बहुत फर्क है। वैसे भी आयत फातिमा एक जिम्मेदारी है, जितना जल्द हो सके जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। उनकी बात से जियान सहमत तो नहीं था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया था। वह अपने काम से काम रखने का आदमी था, मगर आयत फातिमा की बातों से उसे लगा था वह खुश नहीं थी। उसे अंदाजा था कि फारूक अहमद ने उससे पूछ कर ही रिश्ते के लिए रजामंदी जाहिर की होगी।
कोई ज्यादा मामला होता तो वो यकीनन इनकार कर देती। न जाने क्यों जियान बहुत गहरी गंभीरता से उसे सोचने लगा था। हल्दी मेहंदी का कार्यक्रम शुरू था। जियान ने पहली बार लड़के को देखा जो उम्र में काफी बड़ा था और उसकी फैमिली की बातें भी अजीबो-गरीब थी। जियान को उस रिश्ते की समझ नहीं आ रही थी कि क्या सोचकर तय किया गया था। वह रुकैया बेगम के पास आ गया। दादी, ये रिश्ता तो समझ में नहीं आ रहा मेरे। वह उनके पास बैठते हुए बोला था, तुम्हारी माँ की जिद थी, क्या कर सकते हैं हम। ऊपर से आयत फातिमा ने भी रजामंदी से हाँ कर दी तो मुझे भी खामोश होना पड़ा। वह भी जैसे भरी बैठी थी। जियान ने दूर से मंच पर बैठी आयत फातिमा को देखा था। कहाँ वह खूबसूरत छोटी सी छुई मुई सी अप्सरा और कहाँ साथ बैठा अधेड़ उम्र आदमी। जियान को खींच सी महसूस होने लगी। आयत फातिमा पर गुस्सा भी आने लगा था। ऐसी भी क्या मुसीबत आन पड़ी थी जो इस इंसान से शादी करनी पड़ी। तय यह था कि मेहंदी वाले दिन ही निकाह की रस्म भी होगी और फिर विदाई अगले दिन। फारूक अहमद मेहमानों के पास थे। जियान ने माँ को ढूंढने की कोशिश की। वह दूल्हे के खानदान के पास बैठी थी और शायद किसी बात पर बहस कर रही थी। जियान ने उनके चेहरे से तनाव का अंदाजा लगाया था। अब शाइस्ता बेगम साड़ी का पल्लू संभालते उठकर फारूक अहमद की तरफ बढ़ी और उन्हें कान में कुछ बोला। किनारे की तरफ ले गई। जियान भी उनके पीछे आया था। वह कह रहे हैं निकाह से पहले ही लड़की के लिए किसी अच्छी जगह घर लेकर दें। माँ की आवाज़ जियान के कानों में पड़ी थी। फारूक अहमद का तो गुस्से से खून खौल उठा। तुम ये रिश्ता कहाँ से ढूंढ कर लाई हो? निकाह का वक्त हो चुका है और अब एक नया बखेड़ा खड़ा हो रहा है। फारूक अहमद गुस्से में बोले थे, मुझे क्या पता था ऐसे होंगे ये। वह भी सिर झटकती धीरे से बोली, जब तुम्हें नहीं पता था तो ऐसा रिश्ता जोड़ने से पहले पता करना था कि वह कैसे लोग हैं। फारूक अहमद का गुस्सा किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। एक काम करते हैं, आप सईद अहमद भाई साहब का मकान जो आयत फातिमा के नाम है, अब वही लड़के के नाम पर कर दें। आखिर रहेगी तो आयत फातिमा ही नाम। माँ की बात सुनकर जियान को यकीन नहीं आया था कि इस तरह की बेतुकी बात वो कर सकती है। अच्छा, और कल को वह कहें कि एक फैक्ट्री भी लगा दे या चाचा की फैक्ट्री ही दे दे तो आप क्या करेंगे? वह जो छुपकर बातें सुन रहा था अचानक सामने आया था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ मेहमानों को देखो, हम मामला संभाल लेंगे। जियान को माँ ने रोका तो वह सिरनामे झटकने लगा। मुझे नहीं लगता ये रिश्ता ठीक रहेगा हमारे खानदान के लिए डैड। वह माँ की बात को नज़रअंदाज करता बाप से बोला, पर बेटा अब ऐन वक्त पर क्या बोल सकते हैं। फारूक अहमद भी स्पष्ट रूप से परेशान थे। उनके खानदान की इज्जत का सवाल था डैड। ऐसे रिश्ते बाद में गले की फंदे बन जाते हैं। आप साफ इनकार कर दें, आगे किसी मांग को पूरा करने की जरूरत नहीं है। और निर्णय अंदाज में बोला, ऐसे नहीं होता जियान, इतने मेहमान हैं तमाशा बन जाएगा। तमाशा कोई नहीं बनेगा, बस साफ साफ बता दे इनको। ऐसे घटिया सोच वाले लोग जिन्हें नैतिक मूल्य को पता नहीं, इनसे रिश्ता ना ही हो तो अच्छा है। फारूक अहमद ने गहरी सांस ली थी। लेकिन मैं जो बोल रही हूँ बस बहुत हो गया, मैं खुद बात करता हूँ उनसे। फारूक अहमद ने हाथ उठाते हुए सख्ती से टोका तो जियान ने भी सहमति में सिर हिलाया, जबकि शाइस्ता बेगम होठ बींच कर रह गई। और फिर वही हुआ। उनकी मांग जैसे ही फारूक अहमद ने इनकार किया, वह निकाह से मुकर गए। मंच पर उस वक्त अच्छी खासी गर्मा गर्मी हो गई थी। अरे ये मेरे बेटे की शराफत थी जो यहाँ बारात ले आया, वरना बिन माँ बाप की बेटी को कौन पूछता है। रशीदा बेगम बुरी तरह फनफनाई, मेहरबानी आपके इस एहसान की। मेरी बच्ची मुझ पर भारी नहीं है, आप लोग जा सकते हैं। फारूक अहमद ने फिर भी शिष्टाचार के दायरे में रहते हुए कहा, जबकि लहजा अत्यंत सख्त था। हाँ हाँ जा रहे हैं, हमें भी कोई शौक नहीं था बारात लाने का। ये शाइस्ताबाजी ने मिन्नत खुशामद ना की होती तो कभी न लाते बारात। न जाने कौन से ऐब हैं जिन्होंने छिपाने के लिए मेरे बेटे के पीछे ही पड़ गई। वह जहर उगल रही थी। फारूक अहमद ने सवालिया नजरों से हैरानी से पत्नी को देखा, जो मुंह बनाती अपना रुख बदल गई। कोई ऐब नहीं है मेरी बेटी में, पाकीज़ा है वो, और आप मेहरबानी करके इज्जत से यहाँ से चली जाएं। फारूक अहमद से मजीद बर्दाश्त न हुआ। हाँ हाँ जा रहे हैं, रखो अपनी बेटी अपने पास। अगर इतनी ही पाकीज़ा है तो अपने बेटे से ब्याह देते ना, हमारा वक्त बर्बाद किया। अब की बार बार बहुत सही जगह पर हुआ था। फारूक अहमद ने एक नज़र बेटे को देखा, जिसकी निगाह सामने बैठी उस कमसीन लड़की पर थी। आंखों में आंसू थे और सिर झुका हुआ था। ऐसा ही होगा। अचानक फारूक अहमद की बात पर सभी बुरी तरह चौंके। जियान तो कुछ लम्हे बोल ही नहीं पाया, लेकिन बाप के फैसले के खिलाफ वो नहीं जा सकता था। फारूक, ये आप क्या कह रहे हैं? आयत फातिमा और जियान। शाइस्ता बेगम हैरान हुई। क्यों, इसमें क्या बुराई है? वो माथे पर बल डाले बोले,
और आप लोग अभी तक यहीं खड़े हैं, जा सकते हैं यहाँ से, क्योंकि अभी थोड़ी देर में मेरे बेटे का निकाह आयत फातिमा से होगा। फारूक अहमद इतने कड़े अंदाज में बोले कि दोबारा किसी को बोलने की हिम्मत न हुई। आयत फातिमा यूसुफ, बिनते यूसुफ अहमद, आपका निकाह जियान फारूक और फारूक अहमद से 10 लाख सिक्का वक्त मुकर्रर किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? उसकी आंखें नम थी और शरीर कांप रहा था। यूं महसूस हो रहा था जैसे कोई भेड़ बकरी हो। एक ने नापसंद किया, अब दूसरे के आगे डाल दिया हो। कबूल है। इनकार की गुंजाइश तो पहले भी न थी, अब भी वह इनकार न कर सकी। कबूल के बाद सभी के हाथ दुआ के लिए बुलंद हुए तो साहिस्ता बेगम ने नफरत से आयत फातिमा को देखा, जिसे जान छुड़ाने की खातिर इतना सब किया था। अब वो हमेशा के लिए उनके सामने रहेगी। तमाम मेहमानों को खाना परोस दिया गया। अपने बेटे को अकेले खड़े देखा तो फारूक अहमद उसके पास चले आए। नाराज तो नहीं हो मुझसे? वो बेटे का हाथ थामकर पूछने लगे। ऐसे क्यों सोचने लगे हो डैड? वह अपने दिमाग से सब निकालता उनकी तरफ मुड़ा। पता नहीं, डर लग रहा है तुम्हारे और आयत फातिमा के साथ ज्यादती तो नहीं कर गया? बिना दोनों की राय लिए ये निकाह करवा दिया। वह दिल की बात जुबान पर ले आए। डैड, अगर ऐतराज होता तो कबूल ना कहता। वो मुस्कुराकर उनके दिल का बोझ हल्का कर गया। हमेशा खुश रहो बेटा, मुझे पूरा यकीन है आयत फातिमा तुम्हारे लिए एक बेहतरीन हमसफर साबित होगी। बहुत धैर्यवान और नेक बच्ची है। अल्लाह तुम दोनों के नसीब अच्छे करे, आमीन। वह उसे दुआ दे रहे थे और वो मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसके डैड संतुष्ट और शांत थे। रात के 2:30 बजे जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो वह सो चुकी थी। यकीनन वह थकान से इस कदर निढाल थी, उसे जियान के आने का पता तक नहीं चला था। आज उनकी शादी की पहली रात थी, मगर यह शादी आम शादियों जैसी हरगिज नहीं थी। जियान के लिए एक भारी रात थी। कहाँ वो शादी में शामिल हुआ था और कहाँ खुद उसकी ही शादी हो गई। शादी भी उस लड़की से जिसे उसका बस औपचारिक सा नाता था। औपचारिक भी क्या, कहीं आमना सामना हो जाए तो वह सलाम कर देता, वो वालेकुम सलाम करके आगे निकल जाती। अमेरिका से भारत लौटते समय उसके वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी कि भारत में क्या होने वाला है, मगर जो होना था वह हो चुका था। वह इस बात पर हरगिज खुश नहीं था। कुछ देर उसे घूरने के बाद वह गहरी सांस लेकर कपड़े बदलने स्नान घर चला गया था। वो मानसिक रूप से इस कदर थका हुआ था कि गर्म पानी का फुआरा लेकर शायद उसे सुकून मिलता। स्नान घर में पानी गिरने की लगातार आती आवाज ने उसे जगा दिया था। जान यकीनन आ चुका था। वह सोई पड़ी थी, वह हड़बड़ाकर उठ बैठी थी। पता नहीं इतनी परेशानी में उसे नींद कैसे आ गई थी। दादी ठीक कहती है, वह नींद के मामले में कमजोर थी। किसी भी वक्त कहीं भी सो जाती थी। वह उसका सामना नहीं करना चाहती थी, मगर इसके सिवा कोई रास्ता भी नहीं था। एक ऐसा इंसान जो चंद दिन पहले ही अमेरिका से आया था और उसे जानती तक नहीं थी वो कैसा है। चंद दिनों के आमना सामना होने से वह हमेशा आरक्षित सा नजर आया था। वो खुदाया, वो गहरी सांस लेकर रह गई थी। पानी गिरने की आवाज रुकी तो साथ उसकी सांस भी मानो रुक गई थी। अब यकीनन वो बाहर आता। वह उससे क्या कहती? इन्हीं सोचों में स्नान घर का दरवाजा खुलकर वह कमरे में आया। उसे जागता देखकर चौंका। अस्सलामुअलैकुम, वह इतना ही कह सकी। वालेकुम अस्सलाम, गंभीर लहजे में जवाब देता हुआ वो कुर्सी के सामने आकर बैठा था और उनके बीच गहरी खामोशी छा गई थी। तुम कपड़े बदल लो अपने। जियान ने खामोशी तोड़ी। जी ठीक है, वो बैठी रही थी। किस कदर सहजहीन स्थिति थी ये। देखो जो कुछ हुआ वो हो गया। मैं कोशिश करूंगा तुम्हें मुझसे कोई तकलीफ ना हो, मगर मैं अमेरिका में किसी से शादी का वादा करके आया था और यहाँ जो कुछ हुआ वो तुम जानती हो सब। हम दोनों के साथ जो हुआ वह अच्छा नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ तुम ये बात स्वीकार कर लो कि तुम मेरे लिए बस एक अतिरिक्त जिम्मेदारी हो और मैं अपनी जिम्मेदारियां निभाना जानता हूँ। तुम्हारी जरूरतों का मैं हमेशा ख्याल रखूंगा, मगर इससे ज्यादा मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। वो बोलता जा रहा था और वो पत्थर की मूरत बनी सुन रही थी। वह जानती थी ऐसा ही होना था। वह उसे दोष नहीं दे सकती थी, न शिकायत कर सकती थी। मुश्किल वक्त में वो उसके लिए ढाल बन गया था। कोई ऐसा नहीं कर सकता था। जब सब 2 कदम पीछे हट चुके थे तब वो 1 कदम आगे आकर उसका हाथ थाम चुका था। मगर फिर भी वो एक लड़की थी और उसके भी सपने थे। वह जब बोल रहा था तब वो कैसे उससे कहती कि मेरे सपनों का क्या। वो बहुत बड़ी कुर्बानी दे चुका था। अब शायद उसके लिए सारी जिंदगी वो कुर्बानी देती रहेगी, ऐसा ही कुछ था। वह उसे गुड नाइट बोलकर कब का मुंह फेर कर सो चुका था। सोच और आशंकाओं का तूफान था जो उसे परेशान कर रहा था। कुछ भी जिंदगी में उसकी मर्जी जैसा नहीं हुआ था।
तभी अब उसके सोने से कुछ ही देर के बाद वह वहीं बैठे-बैठे सो गई। जियान नींद की गहराई में तब न जाने कब उसके इतना करीब आ गया था कि उसके शरीर की खुशबू ने उसे जगा दिया। आंखों में फैला हुआ काजल चेहरे पर उतर चुका था। यकीनन वह रोते हुए सोई थी। मेकअप खराब हो चुका था मगर उसे मानना पड़ा। वह खूबसूरत थी, नींद की बारिश में भीगती हुई लड़की। कंधे से ढलकता हुआ भारी शादी का बनारसी लहंगा, चोली और दावतें नजारा देता हुआ हसीन वादियों सा उजलापन व बेअख्तियार निगाहों के कोणों में बहने लगा। तो उसने नजरें चुरा ली। शायद रोते रोते सूझ जाने वाली हर लड़की ही खूबसूरत होती है। उसे समझ नहीं आया था, वह कुछ नहीं कर सकता था। मोहब्बत कोई ऐसी चीज नहीं थी कि इरादे से कर ली जाए। वह यहाँ कुछ दिनों के लिए लौटा था और एक ऐसे रिश्ते में फंस चुका था जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। गलती उसकी अपनी थी, न वह इस मामले में टांग अड़ाता, न ऐसा कुछ होता, मगर वह अपनी फितरत से मजबूर था। वह जिस माहौल से आया था, वहाँ अन्याय पर चुप रहना नहीं सिखाया जाता। जियान फारूक अब क्या करेंगे? उसके चेहरे पर नजरें जमाए हुए उसने खुद से सवाल किया था। उसके पहलू में सोई हुई लड़की अब उसकी पत्नी थी। कुछ दिन में उसकी वापसी की उड़ान थी। वह गहरी सांस लेकर रह गया था। उसे अफसोस नहीं था मगर वह जो व्यवहार हुआ कि शायद वह क्या करता। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि वह खुद हैरान था और ऐसे में वह ऐसा ही प्रतिघात दे सकता था। अचानक उसने करवट बदली थी और अपना हाथ अपने सिर के नीचे कर लिया। जियान ने एक नज़र उसे देखा। उसे सिगरेट की तलब हो रही थी मगर वह उसके हाथ से लिपट चुकी थी। वह चाहते हुए भी हाथ नहीं छुड़ा पाया था। उसे यूं ही देखते हुए भी आंखें मूंद गया। सुबह आंख खुलने पर उसे पता चला था कि वह जियान के हाथ से लिपटी हुई है। एकदम बेझिझक होकर पीछे की ओर हटी थी। नींद पता नहीं उसे कैसे आ गई थी। वह शुरू से ही दादी के साथ सोती थी। उनके हाथ से लिपटकर सोने की उसकी आदत थी। पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। वह उसी उधेड़-बुन में थी कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक ने जियान को भी जगा दिया था। उठ जाओ, नाश्ते की मेज पर थोड़ी देर में सब पहुंच जाएंगे। बाहर से शाइस्ता बेगम की आवाज सुनाई दी। जियान ने एक नजर उसे देखा, फिर खामोशी से स्नान घर में घुस गया। 5 मिनट के बाद वह आईने के सामने खड़ा तैयार हो रहा था। वह उसके कमरे से बाहर जाने का इंतजार कर रही थी। सॉरी, रात में कुछ ज्यादा बुरी तरह पेश आ गया था। वह सोचों में चौंकी थी। कोई बात नहीं, वह इतना ही कह सकी। तैयार हो जाइए, नीचे सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद के विपरीत जियान काफी नरमी से बात कर रहा था। मैं यही नाश्ता कर लूंगी। वह बाहर सबका सामना करने से स्पष्ट रूप से कतरा रही थी। वह कुछ देर उसे देखता रहा। ठीक है, जैसा आप चाहें। वह कमरे से बाहर निकल गया था। वह कमरे में अकेली रह गई थी, अपनी सोचों और कल की शर्मिंदगी के साथ। पता नहीं वो कैसे सबका सामना करेगी। मैं जानती थी वो यहाँ अनुकूल नहीं थी। जियान अपने शब्दों में फंस गया था। उसकी मम्मी इस रिश्ते पर राजी नहीं थी जो पलों में बन गया था। ऐसे में वो किसी से कुछ अच्छी उम्मीद नहीं कर सकती थी। वह गहरी सांस भरते हुए खुद को वक्त के बहाव में छोड़ती हुई उठकर कपड़े बदलने लगी। आयत फातिमा किधर है? वह नाश्ते की मेज पर बैठा ही था कि रुकैया बेगम ने पूछा। वो अपने कमरे में नाश्ता करेगी। कमरे में क्यों करेगी? जियान ने कहा तो रुकैया बेगम ने उसे घूरा। सबाना को आवाज दी, जाओ आयत फातिमा को बुला लाओ। नाश्ता सारा परिवार एक साथ मिलकर करता है। अब वो परिवार का हिस्सा है। रुकैया बेगम ने संभवत शाइस्ता बेगम को सुनाने के लिए कहा था, जो कुर्सी पर पहलू बदल कर रह गई थी। आओ बेटी, जियान के साथ बैठो। आयत फातिमा जो दादी के साथ बैठने लगी थी, वह एक पल को परेशान हुई थी। जियान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। अलबत्ता शाइस्ता बेगम के चेहरे पर कई रंग एक साथ आकर गुजरे थे। आयत फातिमा ना चाहते हुए भी जियान के पास वाली कुर्सी पर बैठी थी। फारूक अहमद के आते ही नाश्ता लगा दिया गया था। तो फिर क्या इरादा है जियान? आज रात वलीमा के बाद फिर हनीमून का प्लान कर लो। रुकैया बेगम ने नाश्ता करते हुए बहुत दुलार से कहा। जियान के हाथ रुके थे। आयत फातिमा को तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोले। अभी कुछ प्लान नहीं किया, मेरी कुछ व्यवस्थाएं हैं। जियान ने सरसरी जवाब दिया। क्या मतलब प्लान नहीं है? आयत फातिमा मेरे दिवंगत बेटे की निशानी है। मैं नहीं चाहती कि उसकी कोई भी ख्वाहिश अधूरी रहे। जियान ठीक कह रहा है, उसको कुछ काम होंगे। इस बार शाइस्ता बेगम से भी चुप नहीं रहा गया था। जियान, मैं क्या बोल रही हूँ? रुकैया बेगम ने शाइस्ता बेगम की बात नजरअंदाज की थी। जियान ने एक नज़र आयत फातिमा को देखा। जहाँ ये कहेगी चले जाएंगी दादी, वह उस पर डाल गया था। आयत फातिमा तो एकदम बौखला गई। बोलो आयत फातिमा। दादी अब उससे मुखातिब थी। उनका बस नहीं चल रहा था कि फटाफट उसे भी हनीमून पर भेज दें और आयत फातिमा को समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले।
उस दिन में चले जाएंगे अम्मा, इतनी क्या जल्दी है, आज वलीमा कर लेते हैं फिर देखते हैं। फारूक अहमद ने पहली बार जुबान खोली थी। आयत फातिमा ने ईश्वर का शुक्र अदा किया था। वैसे भी फारूक अहमद बहुत सुलझे हुए और नरम स्वभाव के इंसान थे। आयत फातिमा को वैसे भी वो अपनी बेटी जैसा प्यार करते थे। जब इतना कुछ हुआ था तब फारूक अहमद ही थे जिन्होंने उसे स्वीकार करने में किसी हिचकिचाहट का प्रदर्शन नहीं किया था। माँ और पिता के गुजर जाने के बाद एक वही थे जो उसका हर तरह का ख्याल रखते थे। रुकैया बेगम ने सिर हिलाया। हाँ चलो कोई बात नहीं, मैं वैसे ही पूछ रही थी। जियान तुम फ्री होकर ऑफिस का चक्कर लगाना, एक बंगले के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी। तुम्हारी डिग्री पूरी हो चुकी है वैसे भी, तो मैं चाहता हूँ कि जब तक तुम यहाँ हो कुछ मामले देख लो। फारूक अहमद ने नाश्ता खत्म करते हुए जियान को मुखातिब किया था। मैं आ जाऊंगा डैड, फिक्र ना करें। जियान ने जवाब दिया तो फारूक अहमद ने उठते हुए उसके कंधे पर थपकी दी। बाहर निकल गए। उन्हें आज वलीमे के लिए भी सारे इंतजाम देखने थे, जबकि जियान से पहले ही आयत फातिमा भी नाश्ते की मेज से उठ चुकी थी। वलीमे के सादे से समारोह के बाद वे लोग घर आ गए थे, जबकि जियान अपने किसी दोस्त की तरफ चला गया था। शाम में हल्की हल्की बारिश में दिल्ली शहर भीगने लगा था। ओह, ये दिल्ली शहर और बारिश। आयत फातिमा बारिश और दिल्ली दोनों की दीवानी थी। जो कुछ हो रहा था उसके बाद ये मौसम उसके लिए बहुत राहत भरा था। जियान के कमरे के पीछे एक छोटा सा बगीचा और झूला उसने पहली बार देखा। वो झूले पर बैठी बारिश में भीगने लगी थी, इस बात से बेखबर कि जियान अभी अभी बाहर से आया था और बेअख्तियार उसे बारिश में भीगते देखते चला जा रहा था। कपड़े उसके जादू भरे बदन में चिपके हुए थे। जुल्फे भीग कर उसकी सुराहीदार गर्दन को चूम रही थी। दिल में अजीब सी गुदगुदी हुई। जियान को मानना पड़ा, वे लड़की वाकई बेहद खूबसूरत थी। वह कल से उसी असमंजस में गिरफ्तार था कि इस रिश्ते को कैसे साथ लेकर चले। वो उन मर्दों में से भी नहीं था औरत को उस जुर्म की सजा दे जिसमें उसका कसूर न था। नरम दिली उसे फारूक साहब से विरासत में मिली थी। वह कुछ ऐसा चाहता था जिसे किसी का दिल न दुखे, जबकि वो ये भी महसूस कर चुका था उसकी माँ का रवैया आयत फातिमा के साथ अच्छा नहीं था और वह जानता था कि उनकी जिद बहुत बुरी थी। फारूक अहमद, जियान और फिर दादी की वजह से वो खामोश थी, मगर ये खामोशी तूफान से पहले की थी। उसे उनसे किसी अच्छी बात की उम्मीद न थी। आयत फातिमा जब कमरे में दाखिल हुई तो जियान पहले से ही बिस्तर पर लेटा हुआ था। वह अभी अभी लौटा था। वलीमे के बाद ही वह दिन में निकल गया था और अब देर रात लौटा। वह आज का सारा वक्त पुराने दोस्तों के साथ गुजार कर आया था। क्या मैं आपके लिए खाना ले आऊं? उसकी सहज निगाहों से बचने के लिए वो फौरन बोली। वह दादी ने बोला कि पूछ लूं आपसे। घबराई सी बोलती वो जियान को छोटी सी बच्ची लगी। दादी ना बोलती तो ना पूछती। जियान ने मोबाइल से निगाहें हटाकर उसे देखा। नहीं, मतलब पूछती मैं, तुम इतनी डरी सहमी क्यों हो? माना कि मैंने ना चाहते हुए तुमसे शादी की और तुमसे पूछा नहीं गया, मगर मैं अब इतना भी कोई खूंखार इंसान नहीं कि तुम बकरी की तरह सहमी रहो मुझसे। नहीं, ऐसा तो नहीं कुछ। वह फौरन ही बोल पड़ी। क्या मैं जाऊं? वह इजाजत मांगते नजरों से देखते हुए बोली। कहाँ जाऊं मतलब? कमरे से बाहर। आपने कुछ खाना तो नहीं? जियान हंस दिया। वह हैरानी से उसे देखने लगी थी। ऐसा करो, 2 कप कॉफी बना लाओ। 2 कप क्यों? आप तो अकेले ही हैं। हाय रे उसकी मासूमियत, अब हम 2 हैं, 2 बना लाओ। जी ठीक है। वह और कोई सवाल किए बिना कमरे से भाग गई थी। जियान के लिए उसका डर अजीब था। वह जहाँ से आया था वहाँ लड़कियां बहादुर और आधुनिक थी, ऐसी डरी समी नहीं रहती थी। पता नहीं उसका क्या मसला है। वह आयत फातिमा के बारे में सोचने लगा। वह जल्दी ही कॉफी बनाकर ले आई थी। उसे कप पकड़ाकर वह बिस्तर की दूसरी तरफ बैठ चुकी थी। सो क्या सोचा तुमने? आगे क्या करना है? वह अब उससे सामान्य रूप से बात कर रहा था। क्या करना है? वह हैरान हुई थी। अरे मतलब जिंदगी में आगे क्या करने का इरादा है? मेरा तो कोई इरादा नहीं, वह झट से बोली। तो जियान ने हैरानी से उसे देखा। वह कुछ नहीं सोच रही थी या शायद उसे बताना नहीं चाहती थी। जियान का दिल किया कि उसे तंग करे, सो गंभीरता चेहरे पर लाते हुए बोला। अच्छा, बच्चों के बारे में क्या योजना है? कौन से बच्चे? वो परेशानी से उसे देखने लगी थी। अब जबकि हमारी शादी हो चुकी है तो जल्दी ही सब किसी खुशखबरी के बारे में पूछेंगे। जियान ने गंभीरता चेहरे पर बनाए रखी थी। अस्तगफिरुल्लाह, आप कैसी बातें कर रहे हैं मेरे साथ? उसका रंग लाल हो गया था। जियान ने बड़ी मुश्किल से हंसी रोकी थी। तो ये बातें किसके साथ करूं? उसका चेहरा और ज्यादा लाल हुआ था जियान की बातें सुनकर। चलो सोच कर बता देना, जियान ने मोबाइल उठाते हुए कहा था। वह लाल चेहरा लिए कप उठाकर बाहर भागी थी तो उसके इस अंदाज पर जियान मुस्कुराता रह गया था। आयत फातिमा गाल के नीचे हाथ रखे सपनों की दुनिया में खोई हुई थी।
खुली जुल्फों की नटखट सी एक लट उसके होठों पर बेपरवाही से चुम रही थी। जियान फारूक, जिसकी आंख नींद से खुली थी, उसे बेखबर अपनी तरफ सोता देखकर मंत्रमुग्ध हो गया था। उसकी निगाहें फिसलती हुई बूंद की तरफ उसके होठों से गर्दन और फिर नीचे की तरफ सफर करने लगी। तो उसने खुद को टोका। उसने अपनी निगाहों को काबू में रखते हुए हाथ बटाकर उसके होठों पर शरारत करती बालों की एक लट को हटाया था। ठीक उसी वक्त आयत फातिमा की आंख खुली थी। उसने एक जोरदार चीख मारी थी। जियान चौंक कर पीछे हटा था, मगर आयत फातिमा इस कदर घबरा गई थी, उसकी चीखें बिना रुके लगातार निकलने लगी, तो मजबूरन जियान को उसके मुंह पर हाथ रखना पड़ा। क्या तुम पागल हो गई हो? जियान घबरा गया था। सब सोए होंगे, तुम ऐसे चिल्ला रही हो जैसे पता नहीं कौन सी आफत तुम्हारे सिर पर आ गिरी है। वो खफा सा बोला। आप क्या करने की कोशिश कर रहे थे मेरे साथ? आयत फातिमा जरा होश में आई तो झटके से उसका हाथ होठों से हटाते हुए बोली, मैं कुछ नहीं कर रहा था, आप कर रहे थे। क्या कर रहा था? जियान ने उसकी आंखों में झांका, जो कच्ची नींद से जागने की वजह से हल्की सी गुलाबी हो रही थी। या अल्लाह, ये आंखें! वो खुद को टोक गया था। आप मेरे साथ? वो कुछ कहते कहते रुक सी गई थी। हाँ बोलो, क्या मैं तुम्हारे साथ? वे और गंभीर लहजे में पूछ रहा था। पीछे हटिए आप, और उधर दूर होकर जरा सोया करें प्लीज। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं नहीं, तुम इस तरफ आई हो जी नहीं। वह चिढ़कर बोली और फिर उसकी तरफ मुड़ी, जो धीमा धीमा मुस्कुरा रहा था। आप किस हक से ऐसा कर रहे थे मेरे साथ? वह रवानी में बोलते बोलते फिर चुप हो गई। इसे वैवाहिक अधिकार कहा जाता है, जी नहीं। वह फिर तेजी से बोली, जी हाँ। वह उसके इनकार पर इकरार करवा रहा था। क्या समस्या है आपकी? वह नींद से डोल रही थी। समस्या ये है कि तुम खर्राटे बहुत लेती हो मैडम, और ऐसा लगता है जैसे रेल का इंजन कमरे में घुस गया हो। अब की बार वह नई बात छेड़ गया। क्या सच्ची मुच्ची? उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैरानी से फैल गई थी। उफ, जियान, ये लड़की मजाक भी नहीं समझती। जियान ने आ भरी तो आयत फातिमा शर्मिंदा से हुई। वो वाकई बहुत बेवकूफ थी। सो जाइए। वह जरा दूर होकर लेट गई थी और उसे देखने लगी थी। तुम मुझे घूरना बंद करोगी? जियान ने आंखें बंद करने के बाद महसूस किया वो उसे ही घूर रही थी। आप सो जाइए, मैं भी सो जाऊंगी। जियान ने आंखें खोलकर उसे देखा। तुम्हें लगता है कि तुम सो जाओगी तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा वैसा कुछ करूंगा? वह उसके दिमाग तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। आयत फातिमा का चेहरा पल में लाल हुआ था। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने। वह नजरें झुकाकर बोली, कहा नहीं लेकिन सोचा तो है ना? वह अपनी बात पर अड़ा था। नहीं सोचा, वह तंग आकर बोली थी। वैसे ऐसा वैसा कुछ भी मैं तुम्हारे साथ जागते हुए भी कर सकता हूँ। वह उठ बैठा था। क्या मतलब है आपका? वह बिदक गई थी। क्या कमरा बंद है? जियान ने पूछा तो आयत फातिमा ने घबराकर जियान को देखा और फिर दरवाजे को। जियान को लगा कि वह अभी उठकर दरवाजे की तरफ दौड़ लगा देगी, तो एकदम हंस दिया। फिक्र मत करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। मेरा स्वाद इतना भी खराब नहीं है। जियान ने जानबूझकर ऐसा कहा था और तीर निशाने पर जाकर लगा था। क्या मतलब आपकी इस बात का? वो बुरा ही मान गई। मेरा मतलब है कि मैं सौंदर्य प्रेमी हूँ, बहुत कला प्रेमी हूँ। सो रहने दो सारे डर, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं। वह जिस अंदाज में बोल रहा था, आयत फातिमा को मिर्ची लग गई। आप मुझे बदसूरत बोल रहे हैं? वह होंठ चबाते हुए बोली। नहीं तो, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। वो मुकर गया। कहने की क्या जरूरत है, मतलब तो यही था ना? वह रुहासी हो गई। हाँ सही, एक मिनट, क्या मतलब सही था? वह सिर हिलाकर खुद ही चौंकी थी। कोई मतलब नहीं है, सो जाओ यार। जियान दिल ही दिल में हंसा था। वो बस उसे घूर कर ही रह गई थी। जियान ने आंखें बंद कर ली। वह जानता था कि वह उसे ही घूरे जा रही है, पता नहीं क्यों, लेकिन आयत फातिमा को तंग करने में उसे मजा आने लगा था। जियान की आंख खुली तो उसने आयत फातिमा को आईने के सामने खड़ा पाया, जो गीले बालों में कंघी कर रही थी। काली रेशमी जुल्फे सीधे राह की तरह थी और गर्दन पर तिल। वह उसे ध्यान से देखने लगा। शादी किसी और के साथ तय थी और ऐन वक्त पर किसी और के साथ हो गई। वह 10वीं में थी जब चाचा एक कार दुर्घटना में गुजर गए। वक्त के साथ जियान ने उसे बड़ा होते हुए देखा था। वह हॉस्टल में था, फिर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी भी ज्यादातर हॉस्टल में रहा, फिर बाहर चला गया। सो उनके बीच औपचारिक सा ही नाता रहा था। उसे देखते हुए जियान ने सोचा, ये एक बहादुर लड़की थी जो जिंदगी के हजार दुखों और समस्याओं से लड़ रही थी, एक सच्ची योद्धा। जब वो जुल्फों को बांधने लगी तो जियान चौंका। उनको खुला ही रहने दो। वह चौंक कर पीछे मुड़ी थी, फिर झपट कर अपना दुपट्टा ओढ़ा। जियान बिस्तर पर सीधा होकर बैठ गया और उसे देखने लगा। लगता है तुम मुझे अपना पति नहीं समझती। उसकी बात पर आयत फातिमा ने अचरज से उसे देखा। ऐसी बात तो नहीं है। लग तो यही रहा है जैसे मैं कोई आवारा या लुच्चा लुफंगा हूँ।
जैसे तुम्हें डर है कि कहीं कुछ कर ना दूं। जियान को उसका अंदाजा अच्छा नहीं लगा था, इसलिए कुछ कड़वा सा हुआ। वह असल में मुझे शर्म आती है इसलिए बस। वह निगाहें झुकाए हुए बोल रही थी। तुम एक बहादुर लड़की हो आयत फातिमा, और मैं तुम्हें और तुम्हारी बहादुरी को सराहता हूँ। मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, सो सिर झुकाकर डरी हुई बकरी बनकर मेरे सामने मत रहा करो। आयत फातिमा ने सिर उठाकर जियान को देखा था। पहली बार किसी ने उसे सराहा था। वह हालत से लड़ते लड़ते काफी थक चुकी थी। अपनों को खो देने का फिर अपनों के हाथों मिले जख्म भरते नहीं थे। हमारे बीच प्यार न सही मगर इज्जत भरा एक नाता है। तुम्हें और मुझे उसे स्वीकार करने में वक्त लगेगा, मगर मैं जियान फारूक रिश्ते में सच्चाई का कायल हूँ। मेरी तरफ से तुम पर कोई पाबंदी नहीं है। तुम अपनी पसंद से जैसी जिंदगी चाहती हो जी सकती हो। मैं तुम्हें सहारा दूंगा। मैं जानता हूँ ये मुश्किल है, मगर कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है। सब कुछ मर्जी के हिसाब से तो नहीं होता। तुम्हें खुश रहना सीखना चाहिए। वह धीमे लहजे में बोल रहा था। आयत फातिमा जियान की इज्जत करती थी, मगर आज उसकी बातें सुनकर कृतज्ञता का एहसास भी हो रहा था। वह बिस्तर से उठा और 2 कदम चलकर उसके सामने खड़ा हुआ। उसे अपने इतना करीब पाकर एक पल को आयत फातिमा की सांसों में तेजी आई थी। तुम्हें मुझसे डरना नहीं चाहिए लड़की। जी जी। आयत फातिमा हकलाकर रह गई थी। जियान हल्के से मुस्कुराया। बहादुर निगाहें चुराकर नहीं, नजरें मिलाकर बातें करते हैं। आयत फातिमा की कांपती हुई झुकी हुई पलकों के किनारों को देखते हुए वो बोला। तो आयत फातिमा ने निगाहें उठाकर उसे देखा। थैंक यू। वह इतना ही बोल पाई। आपका स्वागत है अर्धांगिनी महोदय, वह हृदयता से कहता हुआ स्नान घर की तरफ मुड़ा। तो आयत फातिमा ने गहरी सांस ली थी। जियान बाहर से आया तो माँ को आयत फातिमा पर चीखता देखकर पहले तो हैरान रह गया। बेटे को देखकर शाइस्ता बेगम एकदम चुप हो गई। जियान ने एक नज़र माँ को फिर आयत फातिमा को देखा। ये क्या हो रहा है? वह आयत फातिमा के पास जाकर खड़ा हुआ। कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। तुम कब आए? शाइस्ता बेगम ने बात बदली। मम्मी, आप आयत फातिमा पर ऐसे कैसे चिल्ला सकती हैं? ये इस परिवार की बहू है, और वह भी इस अंदाज में जैसे इससे पता नहीं कौन सा जुर्म हो गया हो। जियान का लहजा कुछ हद तक सख्त हुआ। कुछ नहीं, बस मुझसे ही गलती हुई थी बस। आयत फातिमा ने बीच में बोलकर मामला खत्म करना चाहा। गलती कोई भी हो, मुझे पसंद नहीं ऐसे किसी पर चिल्लाना, और वो भी घर के नौकरों के सामने। वो बहुत निराश दिखता लग रहा था। अच्छा, अब तुम्हें अपनी माँ की बातें भी नापसंद होने लगी? ये बात नहीं है मम्मी, मुझे अच्छा नहीं लगा, और अगर कोई मेरी पत्नी के साथ बुरा बर्ताव रखेगा तो वो बोलते बोलते एकदम रुका और बात अधूरी छोड़ते हुए आयत फातिमा की तरफ मुड़ा और उसका हाथ पकड़कर कमरे में ले आया। शाहिस्ता बेगम अंदर ही अंदर कुढ़कर रह गई थी। तुम्हारा क्या मसला है? कोई कुछ भी कहेगा तुम सुनती रहोगी? कमरे में आते ही वह आयत फातिमा पर बरस पड़ा था। वह इस परिवार की बड़ी है जियान, वह डांट सकती है। आयत फातिमा इतना ही कह पाई थी। जियान ने उसकी कमर में हाथ डालकर अपनी तरफ खींचा। बात इतनी है कि इंसान को जगह और वक्त देखकर ही कुछ कहना चाहिए। ऐसे तुम कैसे जिंदगी में टिक पाओगी यार? उसका लहजा नाराज था, लेकिन उसके शब्दों में नरमी थी। आयत फातिमा क्या बोलती, उसे तो उस सब की आदत थी। कुछ नया तो नहीं हुआ था। नया शायद बस ये हुआ था कोई उसके लिए पहली बार बोला था, जबकि उस वक्त उसकी नजदीकी से बहुत बुरी तरह घबरा रही थी। अपने लिए खड़ी हो जाया करो, वरना मेरे पास बहुत से तरीके हैं तुम्हें सही रास्ते पर लाने के। वह नाराजगी से उसे कहता धीरे से उसकी पतली कमर से हाथ हटाता बिस्तर की तरफ बढ़ा और अपनी घड़ी उतारने लगा, जबकि वो बिस्तर पर दोनों हाथ जोड़े सिर झुकाए बैठी थी। जियान कुछ देर उसे देखता रहा, फिर उसके करीब आता, उसके पास बैठता, हाथ थामते हुए नरम निगाहों से उसे देखने लगा। आयत फातिमा देखो, दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता आपसे, ना आपकी खुशी से ना गम से। मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी स्वीकार की है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, मगर हर जगह मैं मौजूद नहीं रहूंगा। तुम्हें अपने हक के लिए बोलना और लड़ना सीखना चाहिए, वरना दुनिया तुम्हें रौंद कर आगे निकल जाएगी। और जैसा मैंने कहा, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इससे, तो इस बात को समझो। वह नरम लहजे में बोल रहा था। आयत फातिमा को पता नहीं चला कब उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े थे। अरे, वह बौखला गया था। क्या हो गया यार? बहादुर बनो, ऐसे मत करो। वह उसकी आंखों के कोनों से आंसू पोंछते हुए बोला था। अपनों से लड़ना मुझे नहीं आता है। जियान ने गहरी सांस ली थी। लड़ो मत, मगर अपना बचाव तो कर सकती हो ना, बस वही कर लो। वह उसका हाथ थपथपाता हुआ उसे देख रहा था। अब चलो, आंसू साफ करो, कपड़े बदल कर आ जाओ, हम बाहर जा रहे हैं। वह खड़ा होता हुआ बोलता। आयत फातिमा चौंकी। बाहर कहाँ? वह भी इस वक्त ऐसे ही बस यूं ही चलते हैं, मगर वह ताई ने बोला कि रसोई में। यार, मैं उनको बता दूंगा, फिक्र ना करो।
वह इनकार करना चाहती थी मगर पता नहीं क्यों वह नहीं कर पाई थी। वह उसे लेकर एक होटल में आया था। रात का खाना ऑर्डर करता हुआ वह आयत फातिमा को देख रहा था, जिसके चेहरे पर उस वक्त बेहद खुशी थी। वह खुले इलाके में बैठे थे। वह ठंडी हवा के झोंकों को महसूस करती हुई मुस्कुरा रही थी, जैसे पहली बार यूं बाहर आई हो। अच्छा लग रहा है? वह जरा सा आगे होकर पूछ रहा था। बहुत ज्यादा। जियान, आपको पता है मुझे दिल्ली शुरू से बहुत पसंद थी। जब मैं छोटी थी ना तो मम्मी ने मुझे दिल्ली की सारी कहानियां सुनाई थी और मेरा दिल चाहा था कि मैं पूरी दिल्ली घूमूं, हर जगह देखूं। और जब मम्मी पापा का देहांत हो गया और मैं यहाँ चली आई तो सारी खुशियां दम तोड़ गई। कुछ भी नहीं बचा, सब खत्म होता चला गया। आज वो पहली बार अपनी दिल की बातें जियान से बांट रही थी। जियान ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा तो वो ख्यालों से चौंकी। मैं वादा तो नहीं करता लेकिन इतना जरूर कहूंगा, मैं तुम्हारी जिंदगी को आसान बनाने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। वह सच्चे दिल से उससे कह रहा था, बिना किसी खोट के। अभी वह एक दूसरे में खोए थे कि रईस खान खाना परोसने लगा। दोनों ही मुस्कुराकर हाथ पीछे कर गए। खुशगवार माहौल में खाना खाया गया और वह उसे आज के दिन बहुत अच्छा सा एहसास कराता हुआ वापस लौटा। सुनिए, वह सोने के लिए लेट रहा था। आयत फातिमा ने उसे पुकारा। जी सुनिए। वह भी जी जान से बोला, मैं वहां सोफे पर सो जाऊं? रात भर आप मेरी वजह से तंग होते हैं तो? वह कल की उसकी खर्राटे वाली बात पर अटकी हुई थी। मैंने कब कहा कि मैं तंग होता हूँ? वह अपनी मुस्कुराहट दबाकर बोला। वो नींद नहीं आती है ना आपको? मैं यहीं। अर्धांगिनी जी, चुपचाप बिस्तर पर आ जाइए। दूर होकर सोने के लिए शादी नहीं की। उसने अपने बिस्तर की तरफ इशारा करते हुए कहा। लेकिन दूरी तो रहेगी ना हमारे बीच हमेशा? वह न जाने क्यों ऐसा बोल रही थी। ऐसा क्यों सोच रही हो? पति पत्नी में दूरी क्यों आने लगी? मैं उठकर उसके पास चला आया था ताकि जान सके अब उसके दिमाग में क्या पक रहा था। आपने तो दूसरी शादी भी करनी है। आप अमेरिका में वादा करके आए हैं तो जाहिर सी बात है नजदीकी भी उसी बीवी से बढ़ाई जाती है जो मनचाही हो। न जाने वह कैसे उससे इतनी बड़ी बात कह गई, जबकि वह छोटी सी छोटी बात कहते हुए भी 100 बार सोचती थी। कुछ पल खामोशी की नजर हो गए। तुम क्या चाहती हो? क्या मैं वो वादा निभाऊं? वह उसके बहुत करीब आता हुआ पूछ रहा था। मेरे चाहने या ना चाहने से क्या होगा? वह उन्हीं कदमों पर पीछे होती चली गई। बहुत कुछ। वह फिर भी आगे बढ़ रहा था कि वह एक कदम लड़खड़ाकर पीछे सोफे पर जा गिरी। जियान ने उसके दोनों तरफ हाथ रखकर उस पर घेरा बनाया। मैंने अगर कोई वादा किया होता अर्धांगिनी जी तो कभी तुमसे शादी न करता। मैंने तुम्हें बस तंग किया था। अगर ऐसा होता तो तुमसे बच्चों की बात क्यों करता? बच्चे? वो फिर बच्चों के जिक्र पर अटक गई। हाँ, मुझे ना बच्चों का बहुत शौक है। छोटे छोटे, कोई यहाँ कोई वहाँ, कोई मेरे पेट पर हो, कोई तुम्हारी गोद में, ढेरों ढेर बच्चे हो जाए, पूरा कमरा भर जाए। वह जोश से बोलता हुआ पूरे कमरे की तरफ इशारा कर रहा था। इतने ज्यादा बच्चे मैं नहीं पैदा कर सकती और फिर उन्हें संभालेगा कौन? वह भी अब उसकी बात सुनती हुई सिहर गई। तुम बस पैदा कर देना, संभालने का काम मेरा। वो उसकी कमर पर हाथ डालते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। वो एकदम घबरा गई। यार, अब दूर रहकर तो बच्चे नहीं होंगे ना? पास आना पड़ेगा, थोड़ा आपको थोड़ा मुझे, वह नटखट अंदाज में कहता हुआ धीरे से उसकी सुराहीदार गर्दन से दुपट्टा उतार गया। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी तो मैं खुद बच्ची हूँ। वो बौखलाई। अच्छा, तुम बच्ची हो? 19 साल की हो गई हो और बच्ची हो? वह उसके फूले हुए नरम मुलायम गाल खींचता हुआ दांतों से काट गया। आह, ये क्या काटने से बच्चे होते हैं जो यूं काट रहे हो? वो माथे पर पल डाले बोली तो जियान ठहाका लगाकर हंस दिया। मजाक उड़ा रही हो मेरा? वह रूठे अंदाज में बोली तो जियान ने एकदम ही उसका नाजुक वजूद अपनी बाहों में भर लिया। वह सहम कर उसे देखने लगी। ऐसे डर क्यों रही हो? उसे बिस्तर पर लाता, उसका सिर तकिए पर रखता, जरा सा उसके चेहरे पर झुककर मुग्ध होकर उसे देखने लगा। उसकी आंखें मादक सी लगी। मुझे ना आपकी आंखों से बहुत खौफ आ रहा है। वो उसकी आंखों पर हाथ रख गई। सिर्फ आंखों से ही ना, मेरे होंठों से तो नहीं आ रहा ना? वो बिना उसका हाथ हटाए बोलता हुआ उसके होंठों पर एकदम अपने होंठ का स्पर्श दे गया। आयत फातिमा के पूरे शरीर में बिजली की लहर दौड़ गई। वह अपनी सांस ही रोक गई। उसे सांस रोकते देखकर वो पीछे हटता हुआ उसे देखने लगा। उसके माथे पर 2 बलाए थे। सांस क्यों रोकी? सवाल करते लहजे में सख्ती थी। आपने रुको। अनजाने में सांस कैसे रोकते हैं अभी बताया नहीं आपको? व्यवहारिक रूप से दिखाऊं? वह थोड़ा और करीब हुआ। आयत फातिमा की सांसों में हलचल हुई। वो अपना सिर और पीछे करती हुई सहमी हिरनी की तरह जियान को देखे जा रही थी, जो उसके इस तरह व्यवहार करने पर बेसाख्ता पीछे हटता हुआ हंसता चला गया। फिर दूसरी तरफ आकर लेटता हुआ बत्ती बंद करके हल्की लाइट जला गया। बेफिक्र रहो पागल, मुझे जबरदस्ती पसंद नहीं। मैं तो बस तुम्हें सहज महसूस कराना चाहता था और ज्यादा कुछ नहीं।
वह उसकी तरफ देखता हुआ धीरे से बोला, ये किस भी क्या सहज महसूस कराने का हिस्सा थी? वह भी हैरान होती हुई उसकी तरफ करवट ले गई। उसे जियान पहले घमंडी सा लगा था, पर अब उसके साथ उन चंद दिनों में ही वह उसे सबसे अलग लगा। अरे यार, वह तो छोटी मोटी गुस्ताखी में आती है। इतना तो हक बनता है एक पति का पत्नी से छेड़छाड़ करे। छोटी मोटी खुराक मिलती रहे तो थोड़ा शांत रहूंगा ना, वरना बहुत तंग करूंगा, भावनाओं में बहक जाऊंगा। उसे एहसास कराता हुआ एकदम से उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी ओर खींच लिया। उसकी फिर सांस रुक गई। आयत फातिमा, ये आखिरी चेतावनी है। अब तुम छोटी छोटी बात पर सांस रोकोगी तो अल्लाह की कसम, मैं सच में सांस बंद कर दूंगा तुम्हारी। वह उसकी नाक के साथ नाक सटाते हुए गंभीर लहजे में बोला। आयत फातिमा का दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने को मचल उठा। छोटी छोटी सांसें लेती वह उसे बता रही थी, वह सांस ले रही है। गहरी सांस लो, वह अपने चेहरे को और उसके करीब करता हुआ बोला। तो होठों से होठ छुए। उसकी फिर से सांस रुक गई। इस बार जियान ने वाकई उसकी सांसों को रोक दिया और अगले ही पल वह खींच खींच कर सांस लेने लगी। उसकी सांसों को बेचैन करता हुआ उसके सिर अपने सीने पर रखता उसके इर्द गिर्द घेरा बना गया। लिपस्टिक का स्वाद अच्छा था। वह जो उससे किसी तारीफ भरे प्यार भरे वाक्य की उम्मीद कर रही थी, एकदम से सिर उठाकर उसकी बात पर उसे घूरने लगी। तब तो लगा लेना, आप खुद अपने होठों पर बड़ी अच्छी लगी आपको। वह नखरा दिखाते बोली, यार इन होठों के रस के साथ मजा आया है, ऐसे कौन से कमबख्त को मजा आना। वह अब की बार और उसे अपने साथ सटाता हुआ बोला। आयत फातिमा के चेहरे को मुस्कान ने छुआ। आंखें मूंदे वह खुद को हवा में उड़ता महसूस कर रही थी। अल्लाह ने सब्र का फल जो दिया था, जियान जैसा जीवन साथी दिया था, वह अल्लाह का जितना शुक्र अदा करती कम था, क्योंकि जियान एक आदर्श पति था और ऐसा पति नसीब वालों को मिलता है, और वह नसीब वाली थी। जरा सा सिर उठाती हुई वह आंखें मूंदे जियान को देखती चली गई। जब दिल चाहा आगे बढ़ते हुए उसकी दाढ़ी वाले गाल पर एक चुंबन दे दिया, लेकिन फिर धड़कते दिल से खुद को टोका, ज्यादा घुल मिल मत। अगर वो ज्यादा घुल मिल गया तो फिर पूरी रात उसकी मनमानियां चलेगी, तुम रोती सिसकती रहना। वह खुद को समझाती हुई अब मुंह वापस नीचे करके सोने की कोशिश करने लगी। उनके हनीमून का कार्यक्रम बना। जियान नाराज सा हो गया। वो उसे दुनिया की सैर पर ले जाना चाहता था, कम से कम दुबई और अमेरिका तो जरूर ले जाना चाहता था। पर उसने मनाली जैसे शहर का चुनाव किया। उसे पहले पूरा भारत घूमना था, उसके बाद ही वह देश से बाहर जाती। दूसरी तरफ शाइस्ता बेगम ने बहुत कोशिश की उनकी राह में रोड़े अटकाने की, लेकिन जियान ने एक न सुनी और आयत फातिमा को लेकर मनाली के लिए रवाना हो गया। दिल्ली से चंडीगढ़ उन्होंने हवाई जहाज से सफर किया। उसके बाद वह उसे वहां से लेकर अपनी गाड़ी में बैठाकर सफर मनाली का शुरू कर चुका था। गाड़ी मनाली की सड़कों की तरफ बढ़ रही थी। आयत फातिमा सम्मोहित सी गुजरते हुए हसीन नज़ारों को देख रही थी। जियान कभी कभार एक नज़र उस पर डालता, फिर सड़क पर निगाहें जमा लेता। वे आज सुबह ही निकले थे और उस वक्त दिन ढलना शुरू हो चुका था। रास्ते में खाना खाकर वह फिर सफर पर आगे बढ़ रहे थे। रास्ते खूबसूरत थे और शायद हम सफर भी। सड़क नदी के किनारे किनारे भाग रही थी। कभी कभी कहीं से बर्फ से ढके पहाड़ उन्हें दिखाई देकर ओझल हो जाते थे। अंधेरा फैलने के करीब वो अतिथि गृह पहुंच चुके थे। वह पूरे दिन के सफर की वजह से थके हुए थे। सूरज के ढलते ही ठंड की लहर में अचानक बढ़ोतरी हुई थी। जियान ने अंगीठी में सूखी लकड़ियां जलाई थी, जबकि आयत फातिमा कपड़े बदलने चली गई। जियान ने कांच के बाहर देखा, जहां धुंध आहिस्ता आहिस्ता फैल रही थी। बिजली के बल्बों की रोशनी में धुंध का फैलाव साफ दिखाई दे रहा था। आयत फातिमा बहुत ही खामोशी से जियान के पास आकर बैठ चुकी थी। वह जो मोबाइल में लगा था उसका बैठना महसूस कर चुका था। उनके बीच लकड़ी जलने और चटकने की आवाज थी। दोनों के दिल की हालत अजीब हो रही थी। पहली बार ऐसा हुआ था, दोनों ही खामोश थे। जियान ने गहरी निगाहों से आयत फातिमा को देखा था। आग की रोशनी में उसका चेहरा तमतमा रहा था। जियान की नजरें उसकी गर्दन से होती हुई नीचे की तरफ जाने लगी, तो उसने फौरन नजरों पर काबू पाया। इस तरह बहुत मुश्किल हो जाएगा। जियान खुद पर नियंत्रण रख, वह दिल ही दिल में खुद से मुखातिब हुआ। उसे कॉफी की तीव्र इच्छा होने लगी थी। ध्यान भटकाने के लिए उसे ही करना ही था, वरना आज अपनी भावनाओं पर काबू नहीं पा रहा था। सुबह गाड़ी से कॉफी का सामान उठा लाया और आयत फातिमा फौरन कॉफी बना लाई। ये किस कदर खूबसूरत है। कॉफी बनाकर उसे देते हुए आयत फातिमा ने कांच से बाहर देखते हुए कहा, जहां धुंध में बत्तियां दिए बनकर टिमटिमा रही थी। हाँ, सो तो है। कॉफी की चुस्की लेते हुए जियान ने प्यार से कहा, हर लम्हा जिसमें सुकून हो किस कदर खूबसूरत होता है। लकड़ी के चटकने की आवाजें फैलती हुई धुंध, सर्दी का अजीब सा एहसास। ये अतिथि गृह बाजार से हटकर था।
सो अजीब सी खामोशी का माहौल था। वह दिन भर की थकी हुई थी, सो जल्दी उठकर बिस्तर पर चली गई थी, जबकि जियान उसे देखता अब अपनी सोचों पर मुस्कुरा रहा था। रात का न जाने कौन सा पहर था कि जियान को नरम मुलायम शरीर अपने सीने पर रखा हुआ महसूस हुआ। वो काफी देर से उसे महसूस कर रहा था और गहरी नींद टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। पर अब उसकी आंख खुली तो आयत फातिमा आधे से ज्यादा उस पर लेटी हुई थी। उसके हाथ जकड़े हुए थे। उसकी इतनी नजदीकी पर जियान ने थूक निकलते हुए उसे देखा। कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है, और वो भी इस कदर। उसके बालों में हाथ डालता, उसे पीछे करता, उसके नैन नक्शों को देखता हुआ वो बहकता चला गया। नींद का खुद पर हावी होते देख जियान को रोकने का आयत फातिमा ने कमजोर सा विरोध किया, लेकिन उसकी बेकाबू भावनाओं के आगे वो टिक न सकी और आखिरकार वो खुद को उसे सौंप दिया। वे हनीमून से वापस लौटे तो बहुत तरोताजा और खुश थे। जाते हुए भी दोनों अलग अलग थे, लेकिन अब आते हुए दो शरीर एक जान महसूस हो रहे थे। और यही शाइस्ता बेगम नहीं चाहती थी, पर होने को कौन टाल सकता था। वह रसोई में खड़ी मीठा बना रही थी कि शाइस्ता बेगम उसके पीछे जा खड़ी हुई और बिना उसे पता चले उसका दुपट्टा चूल्हे की आंच पर रखकर फौरन बाहर निकल आई। आयत फातिमा अपने ध्यान में लगी खीर बना रही थी कि अचानक उसके दुपट्टे ने आग पकड़ ली। इससे पहले कि आग उसके बालों तक पहुंचती, अचानक अल्लाह ने जियान को वहां भेज दिया। आयत फातिमा वो चिल्लाया। उसी पल वह पलटी ही थी कि जियान ने उसका दुपट्टा उसके गले से निकालते हुए दूर उछाला, जिसे जियान की हथेली जल गई। आयत फातिमा तड़पकर उसकी तरफ लपकी। जियान नम आंखों से हथेली देख रही थी। तुम ठीक हो? जियान अपनी हथेली छुड़ाता हुआ उसे देखने लगा। उसकी पीठ, बाल, चेहरा सब देखता हुआ इत्मीनान करता उसे अपने सीने से लगा लिया। आंखों में खो देने का एक डर था। सख्ती से आंखें मूंदे वो दिल ही दिल में रब का शुक्रगुजार था। अगर आज वह अचानक इधर ना जाता तो इससे आगे वह सोच भी नहीं पा रहा था। अरे जियान बेटा, तुम यहाँ कैसे आ गए, और ये दुपट्टे को आग कैसे लगी? शाइस्ता बेगम ने अंदर आते हुए बनावटी हैरानी और दुख से पूछा। ताई अम्मी, पता नहीं, अचानक ही भड़क गई। प्लीज जियान, आप चलें, मैं आपके हाथ में मरहम लगा दूं। हाय अल्लाह, मैं मर गई। क्या हुआ जियान को? शाइस्ता बेगम मचल कर जियान तक पहुंची थी। हाय, मेरे बेटे का हाथ जला दिया, कैसी मनहूस हो तुम। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मम्मी क्या हो गया है, इसमें आयत फातिमा का क्या कसूर है? वह एकदम माँ को टोक गया। उसी का तो सारा कसूर है, मुझे शुरू से पता था ये मनहूस है। पहले माँ बाप को खा गई, फिर शादी वाले दिन अपने ही रिश्ते को खा गई, और अब तुम्हें। उनकी बातें आयत फातिमा के दिल पर तीर की तरह लगी थी। मम्मी, और गॉड से क्यों उल्टी सीधी बातें कर रही हैं? ये मनहूसियत शब्द बोलना ही गलत है। मैं ऐसी बातों को नहीं मानता। और रही ये आयत फातिमा की बात, मेरे लिए अगर वो कुछ है तो मेरा लकी चार्म है, मेरी जिंदगी है, मेरे जीने की वजह है, मेरे होने वाले बच्चे की माँ है, जो मेरी नस्ल को, इस खानदान की नस्ल को आगे बढ़ाने वाली मेरी कुल कायनात है। वह एक एक शब्द पर जोर देता हुआ बोला था। उसकी सब बातों की एक बात शाइस्ता बेगम के रोंगटे खड़े कर गई। आयत फातिमा गर्भवती थी, मतलब वो दादी बनने वाली थी, और उन्हें खबर ही ना हुई। वो आयत फातिमा का हाथ थामकर रसोई से निकाल चुका था, जबकि शाइस्ता बेगम वहीं हक्की बक्की रह गई। ओ मेरे अल्लाह, शुक्र है कि मुझसे कुछ गलत नहीं हुआ। आयत फातिमा बच गई, और मेरा पोता भी। अगर आयत फातिमा को कुछ हो जाता तो क्या मैं खुद को कभी माफ कर पाती? आखिरकार अल्लाह ने उनके दिल पर लगी मोहर भी हटा दी थी, और अल्लाह जब चाहे जिसे चाहे हिदायत दे दे। लगभग 9 महीने के बाद अस्पताल के गलियारे में उसी वक्त वो तीनों लोग मौजूद थे, और कुछ ही देर में डॉक्टर फैसल ने बेटे की जन्म की खुशखबरी सुनाई और आयत फातिमा को भी पूरी तरह खतरे से बाहर बताया। तो जियान वही सजदे में गिर गया। वह जो अमेरिका वापस जाने वाला था, लेकिन अचानक हुई आयत फातिमा से शादी, और फिर उसे उसका हक दिलाने के चक्कर में, और फारूक अहमद की अचानक दिल की बीमारी ने उसके कदमों में जंजीर डाल दी थी, और फिर उसने अमेरिका को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। क्योंकि परदेश तो वो काट लेता, लेकिन अपनों का प्यार कहाँ पाता। और अब शादी के बाद बीवी और बच्चा छोड़कर जाने को उसका मन राजी ना हुआ, और उसने अपने पापा का बिजनेस ज्वाइन कर लिया। छोटे से बच्चे को उठाता उसका चेहरा देखे जा रहा था, जो उस वक्त नींद की वादियों में खोया हुआ था, जबकि आयत फातिमा अधखुली आंखों से उसे ही देखे जा रही थी। उसकी आंखों में एक अनजानी खुशी थी, माँ बनने की खुशी। वह मुस्कुराई। जियान ने छोटे से बच्चे को उसके पहलू में लिटाया और जरा सा झुकते हुए आयत फातिमा के माथे पर मोहब्बत की मोहर लगा दी। थैंक यू सो मच मेरी कुल कायनात। अब बस 9 बच्चे और हो जाएं, फिर सुकून आ जाए। वह जो उसके माथे को चूमने पर रूह तक सराबोर सी हो रही थी, उसकी 9 बच्चों वाली बात पर रुहासी सी होती हुई उसे देखने लगी।
अगले ही पल जियान ने ठहाका लगाया, जिंदगी को हमेशा मोहब्बत से जिए, ना कि नफरत में दूसरे की जिंदगी बर्बाद करें। और अब जाते जाते बस दिल से एक छोटी सी गुजारिश है, आप जहाँ कहीं से भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर लिखिए। आपके कमेंट मेरे लिए किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं होते। और जो लोग अपना कीमती समय देकर मेरी कहानियों को देखते हैं, लाइक और शेयर करते हैं, उन सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं और हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका हर सब्सक्राइब मेरे लिए आपका प्यार और भरोसा है। फिर मिलेंगे एक नई भावनाओं से भरी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।